नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाजा शांति समझौता 2025 के बारे में। इस वीडियो को हम महत्वपूर्ण पॉइंटों के आधार पर समझेंगे। पहले उन पॉइंटों को देख लेते हैं। हम इस वीडियो को समझेंगे कि गाजा पीस डील क्या है, उसके बारे में जानेंगे। अमेरिका और इजराइल की भूमिका क्या है, उसके बारे में जानेंगे। अरब और मुस्लिम देशों की भूमिका क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र की भूमिका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का 20 सूत्रीय गाजा शांति प्लान क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस प्लान को लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं और इसकी सफलता की कितनी संभावना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। इन 6 पॉइंटों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि गाजा शांति समझौता 2025 क्या है। इसकी पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। इस नंबर पर मैसेज आप करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि 2 देशों के बीच शांति होना है। एक का नाम है फिलिस्तीन, जिसमें सिर्फ गाजा वाला हिस्सा चर्चा में रहता है, और एक का नाम है इजराइल। लेकिन बहुत सारे देश इसमें अपने अपने दांव चल रहे हैं। इसी वजह से इसको ऐतिहासिक शांति समझौता माना जाए या एक राजनीतिक दांव माना जाए, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में आप बताना कि ये राजनीतिक दांव है या ऐतिहासिक शांति समझौता, कमेंट करके बताने की जिम्मेदारी आपकी है। आइए हम समझते हैं। और आपको ये जो देशों के नाम दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, देखिए इजिप्ट का नाम दिखा आपको, इजिप्ट है ना, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये साथ में यहां पे सऊदी अरब और यहां पे तुर्की भी है। यहां पे क्या है, एक देश है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, तुर्की एक देश है, उसके नाम से जानते हैं। वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मिस्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप देख सकते हैं ये वाली जगह है गाजा पट्टी, ये वाली जगह है गाजा पट्टी, जहां पर इजराइल के द्वारा लगातार जो है यहां पर हमला किए जा रहे हैं। एक प्रकार से इजराइल जो है इस वाले क्षेत्र को लगभग जो है खत्म करने की कगार पर है। लेकिन अब बात की जा रही है कि यहां पर शांति स्थापित की जाएगी। और शांति का प्लान लेके कौन आए हैं, शांति का प्लान लेके आए हैं वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप। इनका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और ये जो है क्या लेके आए हैं, उसका नाम है गाजा शांति समझौता। और कब किया जा रहा है, 2025 में। तो इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय गाजा शांति प्लान पेश किया है, जिसका उद्देश्य इजराइल और हमास के संघर्ष को समाप्त कर मध्य पूर्व एशिया में स्थायी शांति स्थापित करना है। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको समाप्त करना है, और जो मध्य पूर्व एशिया है उसमें जो अस्थिरता है उसको समाप्त करने के लिए गाजा शांति प्लान लाया गया है। 20 सूत्रीय प्लान है। लाने वाले कौन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। और इस पर सहमति कौन दे रहा है, इजराइल सहमति दे रहा है और हमास सहमति दे रहा है। लगभग आंशिक रूप से दे दिया है। बहुत सारी चीजों पर चर्चा की भी मांग की जा रही है। इसके अलावा मुस्लिम देश, अरब देश, तुर्की और पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वो इस प्लान को बनाने में तैयार भी थे और उन्होंने ड्राफ्ट को देखा भी था। लेकिन बाद में ड्राफ्ट बदल दिया गया, इसकी भी चर्चाएं हैं, जो इसकी एक सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकती है। तो इस योजना में इजराइल ने स्वीकार कर लिया है, जबकि हमास ने कुछ बुंदियों पर और वार्ता की मांग की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर यह समझौता हो जाता है तो इसकी वजह से राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा, आर्थिक बदलाव देखने को मिलेगा, और रणनीतिक रूप से भी इजराइल की स्थिति बदल जाएगी, फिलिस्तीन की स्थिति बदल जाएगी, और मध्य पूर्व एशिया की भी स्थिति बदल जाएगी अगर यह शांति समझौता लागू होता है तो। अब देखिए, इस शांति समझौते में जो अलग अलग देश हैं उनकी भूमिकाओं को आप समझिए, फिर आप समझिए कि वो 20 सूत्रीय प्लान क्या है, और उसके बाद हम पहुंचेंगे कठिनाइयां क्या है, सफलता की संभावना क्या है, और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तब तक आप समझ जाएंगे क्या ये शांति समझौता काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अमेरिका और इजराइल की भूमिका देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी भूमिका देखते हैं, देखिए अमेरिका की जो भूमिका है एक मध्यस्थ के रूप में है, एक गारंटर के रूप में है, और निवेश प्रेरक के रूप में। यहां पे जो पैसा खर्च किया जाएगा, जो मीडिएटर की भूमिका निभाई जा रही है, जो गारंटर की भूमिका निभाई जा रही है, वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा निभाई जा रही है।
ये क्यों कर रहे हैं? अमेरिका इसलिए कर रहा है कि मध्य पूर्व में स्थिरता आ जाए, चीन रूस के प्रभाव को अमेरिका सीमित कर सके और अरब देशों के साथ गठबंधन को मजबूत कर सके। अमेरिका अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा है, यही उसके रणनीतिक उद्देश्य है। लेकिन अमेरिका के सामने भी चुनौती है, विश्वसनीयता का संकट है। ट्रंप का जो एक तरफा रवैया है, क्या वो इजराइल को साथ लेके चल पाएगा, हमास को साथ लेके चल पाएगा और सभी देशों के समर्थन जिन्होंने दिया है कि वो चल पाएगा? ये चुनौती है, क्योंकि ट्रंप कभी भी पलट जाते हैं। चीते की चाल बाज की नहीं और ट्रंप पे संदेह ही संदेह करना पड़ता है। और इजराइल पर सीमित दबाव डालने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल सैन्य सहमति पर वापस हो गया है, सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहा है इजराइल। इजराइल क्या चाहता है? हमास के सारे हथियार खत्म कर दिए जाएं, हमास को निशस्त्रीकरण कर दिया जाए, सीमाओं की सुरक्षा कर ली जाए और अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिल जाए कि जो क्षेत्र है, जो शांति है, वो इजराइल के हक में रहे, इजराइल के हिसाब से रहे। लेकिन इजराइल के सामने हमास की चुनौती रहेगी और इजराइल में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर भी निर्भर करेगा कि इजराइल इस शांति समझौते को मानता है भविष्य में या खुद ही तोड़ देता है, क्योंकि इजराइल पे भी बराबर का शक है जितना शक हमास पे है। दोनों शांति समझौते को पहले तो स्वीकार कर लेंगे लेकिन बाद में कभी भी तोड़ सकते हैं, जैसी स्थिति यहां पर दिख रही है। तो ये चुनौती रहेगी, ये भूमिका अमेरिका और इजराइल के बाद। अब देखिए, ये अरब और मुस्लिम देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये फिलिस्तीन के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि ये अपने फायदे के लिए फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार को एक प्रकार से दांव पे लगा दिया है। एक प्रकार से विशेषज्ञों के अनुसार इन्होंने सौदा कर लिया है, फिलिस्तीन के अधिकार को बेच के अपना फायदा इन्होंने जो है प्राप्त कर लिया है। आप समझिए कैसे कर लिया है। सऊदी अरब ने पूरी कोशिश करी है कि उसे आर्थिक समर्थन और कूटनीतिक मध्यस्थता में उसकी भूमिका रहे। उसका उद्देश्य है वो क्षेत्रीय नेतृत्व करता रहे, फिलिस्तीन राज्य के समर्थन को दिखा सके और ईरान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जो है सऊदी अरब इस शांति समझौता का समर्थन कर रहा है, इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन अमेरिका पर निर्भरता और इजराइल में जो घरेलू दबाव है सऊदी अरब को लेकर, या सऊदी अरब में जो इजराइल को लेकर जो चीजें हैं वो सऊदी अरब के लिए चुनौती पेश कर सकती हैं। इसी प्रकार यूएई हो गया, कतर हो गया। यूएई मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए भूमिका निभा रहा है और आधुनिक इस्लाम की छवि के लिए यूएई काम कर रहा है। कतर हमास और पश्चिम दोनों के बीच संवाद चाहता है और मध्यस्थता और सॉफ्ट पावर के रूप में कतर अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है। लेकिन इजराइल की चुनौती कतर और यूएई के सामने हमेशा रहेगी, तटस्थता बनाए रखने की चुनौती कतर के सामने रहेगी। जॉर्डन सीमा सुरक्षा के लिए और फिलिस्तीनी प्रतिनिधित्व के लिए इस चीज का समर्थन कर रहा है। उसको लग रहा है स्थिरता आ जाएगी और आंतरिक शांति स्थापित हो जाएगी, जिससे क्या होगा, चीजें मैनेज होंगी। लेकिन जॉर्डन को भी बाद में अगर ये शांति समझौता का पालन नहीं किया जाता है तो बॉर्डर पे अस्थिरता देखने की चुनौती रहेगी। देखिए यहां पर स्पष्ट है कि इन देशों के बीच साझा लक्ष्य है, युद्ध विराम, पुनर्निर्माण, क्षेत्रीय स्थिरता, लेकिन हित आपस में कंपटीशन वाला है। देखिए सऊदी अरब नेतृत्व चाहता है, कतर मानवीय प्रभाव चाहता है और मिस्र सुरक्षा नियंत्रण चाहता है। तो ये अलग अलग हित हैं, इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये फिलिस्तीन के फायदे के लिए नहीं है, ये अरब देश अपने अपने फायदे के लिए इस शांति समझौते का समर्थन कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। आगे अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान और तुर्की और मिस्र की भूमिका क्या है, तो देखिए तुर्की जो है वो मुस्लिम देशों का कूटनीतिक नेता बनने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से शांति समझौते का समर्थन कर रहा है। मानवीय सहायता और अरब एकता का संदेश देने का प्रयास कर रहा है। इस्लामिक दुनिया में तुर्की की छवि बेहतर होगी अगर ये शांति समझौता सफल रहा। लेकिन बाधाएं क्या हैं? इजराइल अपने आप में बाधा है और पश्चिम के साथ भरोसे की कमी है। अभी बता दें कि तुर्की और इजराइल के संबंध भी जो है वो तनावपूर्ण है और पश्चिमी देशों के साथ भी तुर्की के संबंध जो है वो तनावपूर्ण है। इस वजह से तुर्की जो करना चाह रहा है उसमें बाधाएं भी हैं। लेकिन अगर तुर्की सफल हो गया तो उसकी इस्लामिक दुनिया में छवि बेहतर होगी, वो नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के सामने आएगा, जिससे वो अपने आप को स्थापित कर पाएगा। और इसी प्रकार मिस्र क्या चाह रहा है? मिस्र चाह रहा है कि वो मध्यस्थ रहे और बॉर्डर पे अपने नियंत्रण को बनाए रखे। इजराइल हमास की वार्ता के रूप में और बंधक रिहाई में मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मिस्र को क्या फायदा मिलेगा?
क्षेत्रीय स्थिरता का फायदा मिलेगा और अमेरिका का सहयोग मिल सकता है आर्थिक रूप से। लेकिन निष्पक्षता बनाए रखना, इजिप्ट जो है उसकी बॉर्डर लगती है गाजा पट्टी से, वहीं से रसद वगैरह भेजी जाती है, वहीं से मानवीय सहायता भेजी जाती है। तो मिस्र चाहता है, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है, मिस्र या इजिप्ट चाहता है कि वो सीमा के बाद सीमा नियंत्रण को स्थापित कर सके, व्यवस्थित कर सके, और साथ में जब मदद भेजी जाए गाजा पट्टी पे तो उससे आर्थिक लाभ कमा सके, जिसमें अमेरिका उसका सहयोग कर दे। इस वजह से इजिप्ट भी इसका शांति समझौते का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान ये नेता बनने की कोशिश कर रहा है, बयानबाजी के लिए कर रहा है, मुस्लिम एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, घरेलू दबाव को कम करने के लिए कि भाई हम फिलिस्तीन के लिए लड़े, हमने फिलिस्तीन के लिए बात कही, इस सब चीज को दिखाना चाह रहा है। पाकिस्तान ने पहले ड्राफ्ट का समर्थन किया, बाद में कह दिया कि हमें जो बोला गया वो गलत बोला गया, इनके देश में ही इस शांति समझौते का विरोध होने लगा। तो पाकिस्तान की बस का कुछ नहीं है, पाकिस्तान चौधरी बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके कंधे पे बंदूक रख रहा है, तुर्की भी रख रहा है, अमेरिका भी रख रहा है। उनको पता है कि अभी हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो अमेरिका पाकिस्तान को अभी यूज कर रहा है। जब यूज उसका काम हो जाएगा तो वो पाकिस्तान को साइडलाइन कर देगा, जैसे उसने पहले कर दिया था। इस्लामिक एकता को दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन नीति में अस्थिरता है जो उसके लिए एक चुनौती है, और व्यवहारिक रूप से चीज़ें सही नहीं है पाकिस्तान के लिए, जो उनकी आंतरिक राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान का कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि अरब देश हो, चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी अपनी छवि ठीक करने के लिए, अपने अपने फायदे के लिए जो हैं वो इस शांति समझौते का समर्थन कर रहे हैं, जिसका उनको फायदा भी होगा और जिसकी उनकी चुनौती भी है। अगर ये सफल नहीं हुआ तो इन देशों की आंतरिक राजनीति पर, अमेरिका के साथ संबंधों पर और आपसी संबंधों पर पक्का कोई ना कोई असर जरूर पड़ेगा। अगर ये शांति समझौता नहीं हुआ तो सकारात्मक फायदा, नहीं हुआ तो नकारात्मक होगा नुकसान। ये चीज आप आगे देखेंगे भविष्य में, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हम बात करें कि अब यहां पर ये जो ट्रंप का 20 सूत्रीय प्लान है, एक बार आप देख लीजिए ये 20 सूत्रीय प्लान कौन कौन से हैं। देखिए ट्रंप ने जो है 20 सूत्रीय प्लान में उन्होंने पहला कहा है गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाना है, पुनर्निर्माण और विकास करना है, तत्काल युद्ध विराम, 72 घंटे में जो बंधक हैं दोनों तरफ के उनको रिहा करना है, कैदियों की अदला बदली की जाएगी, हमास के सदस्यों को माफी दी जाएगी अगर वो इसमें सहयोग करते हैं, तो मानवीय सहायता पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी गाजा में, सहायता का निष्पक्ष वितरण किया जाएगा, अस्थायी शासन व्यवस्था लाई जाएगी, ट्रंप आर्थिक पुनर्निर्माण योजना को लागू किया जाएगा बाद में, और गाजा पट्टी का विकास किया जाएगा, उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा, नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही होगी, हमास को शासन से बाहर किया जाएगा, क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीकरण फोर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स ISF बनाई जाएगी, इजरायली सेना को चरणबद्ध तरीके से वापस भेजा जाएगा, है ना, आंशिक कार्यान्वयन किया जाएगा, हमास की असहमति अगर हुई तो फिर जिस क्षेत्र में कर सकते हैं वहां किया जाएगा, अंतरधार्मिक संवाद किया जाएगा, फिर फिलिस्तीनी राज्य की संभावना पर चर्चा की जाएगी, और फिर फिलिस्तीन और इजराइल की राजनीतिक संवाद की चर्चा की जाएगी। अगर हमास मान गया तो ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम आराम से लागू होगा, लेकिन समय के साथ होगा, स्टेज बाई तरीके से होगा, चरणबाई तरीके से होगा। लेकिन इसमें क्योंकि फिलिस्तीन देश को पुनः बनाने का, द्विराष्ट्र पद्धति की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यहाँ पर इजराइल को ज़्यादा समर्थन देखने को मिल रहा है, हमास और फिलिस्तीन के लोगों की चर्चा कम की गई है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम देश इसका समर्थन कर रहे हैं, वो हमास पे दबाव बना रहे हैं, इस वजह से लगता है कि हमास पीछे हट जाएगा और इजराइल के पक्ष में ये सारी चीज़ें होंगी। और विशेषज्ञों की माने तो अगर ये चरणबद्ध तरीके से लागू हुआ तो इसका केवल और केवल फायदा इजराइल को ही मिलने वाला है। फिलिस्तीन के लोगों को मिल सकता है
अगर दुनिया ने सही से चीज़ें करी। लेकिन जैसा कि दिख रहा है दुनिया अपने मतलब के लिए है, सारे अरब देश, सारे मुस्लिम देश, अमेरिका, इजराइल सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो फिलिस्तीन के लोगों के फ़ायदा मिलने की संभावना ना के बराबर है। हाँ, लेकिन शांति स्थापित होने की संभावना भी है, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। तो अब देखिए ये जो 20 सूत्रीय प्लान है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए जो यहां पर ये जो प्लान लाया गया है, देखिए अभी अगर आप यहां पे देखें, अभी ये वाली जो नीली लाइन है यहां पर इजराइल की सेना है, वो धीरे धीरे बाद में ये पीली रेखा तक पहुंचेगी और समय के साथ वो लाल रेखा तक पहुंचेगी और बाद में अगर सब चीजें ठीक रही तो अंतिम रूप से वो इस पूरी चीज को खाली कर देगी। मतलब पहले नीली रेखा से पीली रेखा की तरफ खाली होगी, फिर लाल की तरफ होगी, फिर ये जो क्रॉस क्रॉस बना है यहां तक पहुंचेगी। आप यहां पर देखें अलग अलग स्टेज में जो है इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जिसे आईडीएफ कहा जाता है, वो अभी कंट्रोल लाइन यहां पर है उसकी, यहां से वो पीछे हटेगा, इनिशियल विड्रॉल करके पीली वाली रेखा पे आ जाएगा। अगर हमास तैयार हो गया, बंधकों को आपस में छोड़ दिया, कैदियों को रिहाई कर दिया और जो जो चीजें लिखी गई हैं वो मान ली जाएंगी, तो पीली रेखा पे पहुंच जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज में वो लाल वाली लाइन पे पहुंच जाएगा इजराइल की फोर्सेस, और आखिरी स्टेज में जो है तीसरा विड्रॉल जो है वो यहां पर वाले सबसे बॉर्डर में, मतलब पूरा गाजा पट्टी जो है वो इजराइल खाली कर देगा और फिर पुनर्निर्माण किया जाएगा गाजा का, जिसमें ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उसमें जो एक इंटरनेशनल स्टेबल फोर्स बनाई जाएगी उसकी भूमिका होगी और आर्थिक सहयोग किया जाएगा। फिर इजराइल के लोगों को रसद वगैरह दी जाएगी, उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है इजराइल का जो है, जो बात बोली गई है उस पर वो टिका रहे, हमास इसमें डिस्टरबेंस ना कहे, अमेरिका अपनी सशक्त भूमिका निभाए और जितने भी देशों ने समर्थन किया है वो अपनी बात से ना पलटें, तब जाके ये चीज़ लागू होगी। और ये लागू होने की होगी या नहीं होगी ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन उसके पहले ये चुनौतियां हैं। हमास का रुख एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हमास क्या हथियारों को डालेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर डाल दिया तो ठीक है, अगर नहीं डाला तो विश्वास कम रहेगा, जिसकी वजह से शांति भंग भी हो सकती है। इजराइल की राजनीति आंतरिक मतभेद की चुनौती है। इजराइल के देश के बीच में ही अगर राजनीतिक रूप से दिक्कत हुई तो इजराइल को फिर से हमला करना पड़ सकता है। सैन्य गतिविधि जारी रहेगी, ये एक चुनौती रहेगी। अरब एकता ये जो जैसी दिखाई जा रही है लेकिन वैसा है नहीं। सऊदी अरब और तुर्की में वैसे ही मतभेद है। ईरान के साथ बाकी मुस्लिम देशों का बनता नहीं है। ईरान हमास को सपोर्ट कर देगा तो उसकी वजह से भी शांति भंग हो सकती है। तो ईरान की चुनौती है, मतभेदों की चुनौती है, हमास के निशस्त्रीकरण की चुनौती है, इजराइल की आंतरिक राजनीति की चुनौती है। अमेरिका, ट्रंप की बयानबाजी और इस तरह ट्रंप कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी अपने मार्ग से मुकर सकते हैं, ये भी एक कठिन संभावना है। अगर ये हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय भरोसे पर डिपेंड करता है। फिर स्थानीय जनता अविश्वास और थकान है, स्थायी शांति पर संदेश है। फिलिस्तीन के लोग भी समस्याओं से ग्रसित हैं, वो थक चुके हैं, वो लोग परेशान हैं और अगर उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ा और उनको अधिकार नहीं दिए गए तो वो भी रिटेलिएट कर सकते हैं, वो भी प्रतिरोध कर सकते हैं। तो ये चुनौतियां हैं। अगर इन चुनौतियों को देखिए, हमास ने अगर चीजों को मान लिया तो सफलता की संभावना है। इजराइल की ज्यादा राजनीति नहीं हुई तो सफलता की संभावना है। अरब एकता अगर सही से चलती रही, जैसा उन्होंने बोला, अपने अपने फायदे को देखते हुए भी अगर वो दूसरे के में टांग न अड़ाएं तो संभावना है कि शांति आ जाए। अमेरिका अगर अपना भूमिका सही से निभाए, ट्रंप सही से चीजों को मैनेज करें तो सफलता की संभावना है कि ये शांति समझौता जो है वो सफल हो जाए। अगर शांति समझौता सफल होता है तो क्या क्या, देखिए निष्कर्ष ये है कि अगर ये डील लागू होती है तो पहली बात तो मध्य पूर्व में पावर संतुलन को फिर से डिफाइन किया जाएगा। इसमें अमेरिका जो है वो किंग मेकर के रूप में सामने आएगा और डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है अगली बार शांति नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए अगर ये जो है गाजा पीस डील जो सफल रहती है। तो इसके लिए अमेरिका किंग मेकर रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की छवि बेहतर तरीके से सामने आएगी। सऊदी अरब और तुर्की में कंपटीशन जो है वो एक नए मोड़ पे जा सकता है ना। दोनों देश लीडर बनना चाहते हैं। सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम लीडर दिखाता है, मुस्लिम जगत का लीडर दिखाता है।
तुर्की भी अपने आप को मुस्लिम जगत का लीडर दिखाता है, इनके बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन है। बीच बीच में पाकिस्तान भी कहता रहता है कि मेरे पास परमाणु बम है, मैं भी लीडर हूं। वो आप जानते हैं कितना अच्छा लीडर है, ठीक है। और इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों में जो हिंसा का चक्र है, अगर ये शांति समझौता हो जाता है तो वो हिंसा का चक्र टूट सकता है और वहां शांति आ सकती है। लेकिन वर्तमान जो हालत है, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारस्परिक जो भरोसा है उसको निभाया जाए। हमास की बातों को भी सुना जाए, इजराइल की बातों को भी सुना जाए और कोशिश करा जाए कि फिलिस्तीन के लोगों को शांति प्रदान करी जाए, उनको बाद में आर्थिक संसाधन प्रदान किए जाएं, उनको मानवीय सहायता प्रदान किए जाए और आने वाले भविष्य में उनका जो देश छीना गया है उसको भी वापस करने के लिए दुनिया को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। क्योंकि जब इजराइल वाले लोगों के पास देश नहीं था तो उन्हें देश दिया गया। इसी प्रकार आने वाले समय में फिलिस्तीन को भी देश मिलना चाहिए, क्योंकि भारत जो है हमेशा से द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है। भारत इजराइल के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है और फिलिस्तीन के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शांति डील का जो है स्वागत किया है और उम्मीद करी है कि वहां शांति स्थापित होगी और भारत भी उसमें मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज आप कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।